आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारे के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे 10 तक उनमें शामिल है मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, पार्टी क़यादत से हल्फे वफादारी क्यों लिया गया, ऑपोजिशन की मुहिम के दौरान हुकूमत ने 5 यू टर्न क्यों लिए, बेहतर हुकूमत के दावे मगर कानून की अमलदारी क्यों नहीं, वजीर आजम ने बिल जलाए, अवाम दिल जलाए बैठी है, क्या हमें कौम बनने के लिए किसी हादसे का इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। आज मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें पार्लिमानी पार्टी क़यादत के साथ साथ पार्टी टिकट होल्डर्स भी मौजूद थे। इजलास में नवाज शरीफ समेत दीगर पार्टी क़यादत ने खिताब किया है। इजलास से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वोट की इज्जत पर गुफ्तगू भी की और हुकूमत पर तनकीद के साथ साथ अवामी मसाइल का तस्करा भी हुआ। इस मुशावरती इजलास की अहम बात पार्टी कारकुनान से हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होने का वादा लेना था, एक हल्फे वफादारी लिया जाना था। नवाज शरीफ समेत तमाम लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान से वादा लिया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दौरान कैसे भी हालात हों, गिरफ्तारियां ही क्यों ना हो, पीछे नहीं हटना है। इस मौके पर क़यादत किस तरह हल्फ ले रही थी, क्या वादा लिया जा रहा था, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कायदे मोहतरम ने जंग का ऐलान किया है। जब नुक्ता अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, इस मूवमेंट का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा दें। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब में जो है कायद की आवाज के ऊपर, वो भी सारे के सारे इस्तीफा देंगे। और मुझसे वादा करो कि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए का सर नहीं झुकने दोगे और वादा करो कि पीडीएम और ये जो अब मूवमेंट चल रही है इसके अंदर शाना बशाना अपने कायद के, अपनी बहन के, अपनी बेटी के पूरे जज्बे और तैयारी के साथ शरीक होगे इंशाल्लाह। वादा करते हो? आज आपको निकलना होगा और खानापुरी के लिए नहीं, लाठी पड़ेगी तो पहली लाठी आपको लगनी चाहिए। अगर आंसू गैस चलेगी सबसे पहले आपको खानी चाहिए। अगर पत्थर मारना पड़े सबसे पहला पत्थर आप मारेंगे। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक हुकूमत से निजात के लिए नवाज शरीफ के हुक्म पर पार्टी के पार्लियामेंटेरियन इस्तीफा दे सकते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये लोग सेनेट इंतखाबात कैसे कराते हैं। यानी ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन इस्तीफा अगर दे दे तो मार्च में होने वाले जो सेनेट इंतखाबात हैं वो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस हो सकता है। शायद खाकान अब्बासी की नजर में ऑपोजिशन के दिसंबर में लाहौर में होने वाले जलसों से कबल ही हुकूमत चली जाएगी, लेकिन बुध को मरियम नवाज ने मौलाना फजलुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा था कि हुकूमत तो अपने वजन से ही जाएगी। रोज मरियम बीबी मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही थी उसकी एक झलक भी देख लीजिए। ये हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है और जब अवाम के अंदर मुकदमा अब चला गया है तो अवाम ये बैसाखियां खींचने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, इंशाल्लाह अपने वजन से खुद ही गिरेगी। अब लीगी क़यादत एक जानिब पार्टी कायदीन और कारकुनान से हुकूमत मुखालिफ मुहिम में सीना तान कर खड़े रहने का हल्फ ले रही है, जबकि दूसरी जानिब यही क़यादत किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं दिखाई देती। यानी ऑपोजिशन पार्टीज में भी कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और कायदीन मज़ाहमत के लिए तैयार है? क्या ऑपोजिशन जमातें नवाज शरीफ के बयानिए से मुत्तफिक हैं? ऑपोजिशन जमातों में इत्तफाक राय क्यों नहीं है? ऑपोजिशन के पास हुकूमत से छुटकारा हासिल करने का आखिर क्या ऑप्शन मौजूद है? ऑपोजिशन के पास आम आदमी के मसाइल का हल क्या है? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक मुशावरती इजलास हुआ है और इस इजलास में आम आदमी के मसाइल पर बात की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि आम आदमी के इश्यूज का हल तहरीक इंसाफ हुकूमत से छुटकारे में मुज़मिर है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है जुबैर साहब आपसे कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से छुटकारे का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? सिंपल सी बात है कि वो जो आपके है कि पाकिस्तान में 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो पार्लियामेंट के थ्रू है कि जी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसमें हमारा नहीं लगता कि इस वक्त हमारे कामयाबी मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है जो आपके पास अगेन विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पेट जो आपके आइन में दिया हुआ है कि आप एहतजाज करें, भरपूर तरीके से एहतजाज करें, जब से जुलूस करें, वही हम करने जा रहे हैं और हुकूमत को बैकफुट पर डालें, जो कि मेरा ख्याल है ऑलरेडी बैकफुट पर आ चुकी है। अगर आप देखेंगे कि जब से हमने ऐलान किया है उस वक्त हुकूमत ने रिएक्शन इतना ज्यादा किया है कि उसकी वजह से ऑलरेडी पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया और ऑपोजिशन जो होती है उसको तो ये माहौल अच्छा लगता है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़े,
आपने इख्तियारी के केसेस कायम कर दिए, आपने इस किस्म के बयान देने शुरू कर दिए। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद शुरू किया था नजीम मलिक को इंटरव्यू में, फिर उसके बाद शहबाज गिल, शेख रशीद, वो दूसरे शामिल हो गए। सो जब पहला होगा जलसा होगा गुजरावाला में 16 तारीख को, और फिर उसके बाद एक मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू होगा, और फिर ये भी हो सकता है कि एक वक्त जब आए हम समझे कि इनफ प्रेशर क्रिएट हो गया है और हम अपना लास्ट पत्ता जो हम समझते हैं कि रेजिग्नेशन का खेलें, तो वो दैट विल एनेबल द गवर्नमेंट, उनके पास फिर ऑप्शन कोई नहीं। दूसरी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का लास्ट ऑप्शन होगा कि असेंबलियों से इस्तीफे दे रही है, आपका लास्ट कार्ड ये होगा कि आप रिजाइन करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जलसे करना, रैलियां निकालना या फिर धरने देना जो है वो इस हुकूमत को मजीद वक्त देने के मुतरादिफ होगा? जुबैर साहब नहीं, देखिए ना, आप सीधा तो आगे मैटर ऑफ ओपिनियन, आपका ओपिनियन ये होता है विद इन पीटीएम जो पार्टनर्स उसमें ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, विद इन पीएमएलएन ओपिनियन डिफर कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट कि किस वक्त रिजर्वेशन का असर ज्यादा होगा। इस वक्त हम एटलीस्ट पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त देने से कोई उसका असर नहीं होगा। लेट द प्रेशर बी बिल्ड। देखिए ना, रेजिग्नेशंस के मामले पे आप कह रहे हैं कि विद इन द ऑपोजिशन भी डिफरेंसेस मौजूद हैं, तो फिर जहां तक जलसों की बात है या धरनों की बात है, तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 126 रोज का एक मैराथन धरना भी याद होगा। तो उस धरने से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं गई थी, हुकूमत तो बिलाखिर अपनी बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं जाती है। जुबैर साहब, उससे 2-3 बहुत बुनियादी फर्क है। एक तो ये था कि उसका जो था 2014 में एक जो पीटीआई ने धरना जब दिया था, तो एक तो फ्रॉम एन इलेक्टोरल स्टैंड पॉइंट दिया तो उन्होंने इलेक्टोरल रिजल्ट्स के था, बट पीएमएलएन की 186 सीटें, पीटीआई की 29 सीटें, तो कोई नेक एंड नेक तो नहीं था इलेक्शन के। जी सडनली इतना फर्क आ गया। पंजाब में अगर आप देखें तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा फर्क था, उससे भी ज्यादा फर्क था देश का। तो वो कोई एक तो वो उसकी बेसिस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो 4 सीटों की बात कर रहे थे एसेंशली, आपको याद हो गए 4 में हमें वो करवा दे। देखिए ना, धांधली की बात तो आप भी करते हैं, आरटीएस सिस्टम बैठने की बात आप भी करते हैं, इलेक्टोरल जो एक धांधली वाला प्रॉब्लम है वो तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी क्लेम कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्ड किया और 4 हल्के खुलवाने की बात की, आप आज ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो 4 वोटों से वजीर आजम बने, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एट वेरी बिगिनिंग वो मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया? जुबैर साहब, एक देखे ना, हम टिट फॉर टैट तो नहीं कर सकते थे ना कि जी उन्होंने 2014 में किया था, हम ये शुरू करते 2018 में। एक ओपिनियन था हमारा, वो ओपिनियन ये था 2 चीजें। एक तो ये है कि जी हम उस किस्म की सियासत नहीं बिलीव करते जो इमरान खान ने करते थे कि गिरा दे विद इन अ मैटर ऑफ मंथ। दूसरी बात ये थी कि जैसे कैसे एक हुकूमत बन गई है, हम असेंबली में जाएंगे, JUIF का मौके उस वक्त भी मुख्तलिफ था। हमने पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया था कि हम जरूर जाएंगे, बैठेंगे असेंबली में। तो जो चीजें रीन फोर्स में, एक तो जो 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट तो हम भूल भी जाते थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर वो 2018 के इलेक्शन का एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, आरटीएस सिस्टम कैसे बैठे। आपको पता है उसकी लास्ट मीटिंग जनवरी 2019 में परवेज खटक साहब उसके चेयरमैन है। अभी एक पार्टी जिसने इतनी जद्दोजहद की है इलेक्टोरल रिगिंग के खिलाफ, वो अपनी जब बारी आए तो वो उसकी पार्लियामेंट्री लेवल पर मीटिंग नहीं है, बार बार क्या के थके। फिर उसके बाद आपको पता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हुई कि जो 2 साल की परफॉर्मेंस थी वो बदतमीज खराब होती चली है। हमने लोगों के सामने जवाब भी देना पड़ता होता है। हम वी आर अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, हमारे से लोग आते भाई आप क्या कर रहे हैं। अच्छा चले, एक मेरा बड़ा सादा सा सवाल है जुबैर साहब कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज ये कह रही है कि हमारी जंग पूरे इदारे से नहीं है, किसी खास इदारे के तमाम तर अफराद से नहीं, बल्कि चंद गिने चुने अफराद से है, चंद अफराद के साथ है, तो वो चंद अफराद से क्या मुराद होती है? किसी इदारे की जो करंट रिजीम है चंद अफराद से वो मुराद है जुबैर साहब? कल जिस तरह मरियम नवाज ने कहा था ना, जवाब का बोझ आप ना उठा सके, आप चला ही नहीं सकती, सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो मरियम बीबी जिस वक्त कह रही थी तकरीरें, तो उस वक्त भी मीडिया दिखा रहा था, उस वक्त भी हमने दिखाते थे। आप बताइए कि आज बता ही दीजिए कि चंद अफराद से क्या मुराद है? जुबैर साहब क्या कहना चाहते हैं आप?
मैं वो कट के जब जाएगा अच्छा भी नहीं लगता या म्यूट करते क्या वो। दूसरा ये है कि इदारे जब वो बात करते तो इदारा ऐसा ही इदारों में तो नैब भी आता है, नैब की कारकर्दगी के हवाले से आप खुद फैसला कर लें कि उधर क्या है। हम जाहिर सी बात है आप नैब के ऊपर से लेके नीचे तक हर एक को तो नहीं क्लेम कर सकते। तो चंद अफराद होते हैं जो इदारे को बदनाम करते हैं, चाहे वो नैब हो चाहे वो कोई और इरादा हो, FIA हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एंड सो ऑन। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। आज मुशावरती इजलास में पार्लियामेंटेरियन से हल्फे वफादारी लिया गया है, जो क़यादत है उससे भी हल्फे वफादारी लिया गया है कि आप साथ रहेंगे। और फिर मियां साहब भी बार बार ये कहते हैं कि हौसला करें, सब्र से काम लें, निकले बाहर, जो है एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त जो हल्फे वफादारी लिया जा रहा है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को एतबार नहीं है? हो सकता है कि पंछी जो है वो उठकर किसी दूसरे घोंसले का रुख इख्तियार कर ले या वहाँ पर चले जाए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद इनसिक्योर है अपनी पार्लियामेंटेरियन से, ज़ुबैर साहब? देखिए बड़ा सिंपल है हमारे लिए, और ये पॉलिटिकल पार्टीज में जो प्रेशर होता है ना वो नीचे वर्कर के लेवल से ऊपर आता है, और वो MPA से MNA से होते हुए टॉप लीडरशिप तक पहुंचता है कि जी आप क्या कर रहे हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है इन सारे मैट्रिक्स में वो अवाम होते हैं, वर्कर्स होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर वो आपके साथ है तो फिर आपको MPA या MNA परवाह। अगर अवाम दूसरी तरफ खड़े और MPA दूसरी तरफ खड़ा है तो कोई फर्क नहीं। इट इज वाई द मैसेज इतना बड़ा होते बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा मैंडेट सही ना हो तो फिर हम डरेंगे कि इसको निकाल दिया तो अच्छी खासी एक सीट कम हो जाएगी। ठीक है, यानी इस वक्त आप अपने MNA MPA से ज्यादा आवाम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पब्लिक अगर साथ खड़ी होगी, कारकुनान साथ खड़े होंगे और बाहर निकलेंगे तो तब वो चेंज आ सकेगी और आपका मिशन पूरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक जानिब अपोजिशन जमातें कारकुनान से हल्फे वफादारी ले रही हैं, अवामी मसाइल की जदोजहद का आज़म किया जा रहा है, हुकूमत के खात्मे के नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत हर बात से पीछे हट रही है। अगर हुकूमती सफ़ों का रुख किया जाए तो वहां पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। ऑपोजिशन की APC के बाद से हुकूमत ने 5 अहम मामलात पर यूटर्न लिए हैं। वो 5 अहम यूटर्न्स क्या हैं, वो यूटर्न्स आपके सामने रखेंगे। इन यूटर्न्स से ऐसा जाहिर हो रहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन की तहरीक के बायस दबाव में है, हुकूमत अंडर प्रेशर फील कर रही है। हुकूमत का अब तक का सबसे बड़ा और अहम यूटर्न लीगी क़यादत के खिलाफ FIR का इंदराज था। ये यूटर्न अपनी शिद्दत और नौयत के एतबार से पहले नंबर पर आता है। वज़ीर आज़म ने सबा TV के प्रोग्राम में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर शकूक व शुबहात का इजहार किया तो हुकूमती तर्जुमान शकूक को हकीकत बनाने के लिए सामने आ गए। नतीजतन लीगी क़यादत के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जब अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया तो हुकूमती तर्जुमान अपने बयानात से पीछे हटते हुए दिखाई दिए। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के बाद, अब जरा दूसरे यूटर्न की बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म की तकारीर पर पाबंदी के बाद वज़ीर आज़म ने नापसंदीदगी का इजहार किया, मगर बाद अज़ा पेमरा की जानिब से नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई। उससे पहले वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई जाएगी, उसके बाद पेमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी आना, ये दूसरा यूटर्न है। आगे बढ़ते हैं और तस्करा करते हैं PTI हुकूमत के तीसरे यूटर्न का। ये यूटर्न वज़ीर आज़म कि माजी के बयानात और हुकूमत के मौजूदा इक़दामात से मुताल्लिक़ है। माजी में वज़ीर आज़म क्या कहा करते थे, ऑपोजिशन को एहतजाज के लिए कंटेनर देने के लिए राजी थे। वो कहते थे आप आए, हम कंटेनर देंगे, खाना देंगे। मगर अब जबकि ऑपोजिशन ने गुजरावाला में पहले जलसे का ऐलान किया है तो पंजाब हुकूमत ने गुजरावाला की मकामी इंतजामिया को तब्दील करके रख दिया है। यहाँ तक कि जलसे के हवाले से बुलाई गई कॉर्नर मीटिंग्स पर धावा तक बोल दिया गया है। इंतजामिया ने जलसे के इंतजामात को सबूताज करने की पूरी कोशिश की। इस वक्त हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन के एहतजाज को कोरोना वायरस के फैलाव का जरिया भी करार दिया जा रहा है। यानी हुकूमत ये ख्याल कर रही है कि अगर ऑपोजिशन बाहर निकलेगी, जलसे होंगे, रैलियां होंगी, धरना होगा तो कोरोना वापस लौट आएगा। यही हुकूमत कोरोना सियासत की जानिब बढ़ रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपनी पार्टी इजलासों और तकारीर में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है, कोई SOPs नहीं होते हैं। पार्टी रहनुमा मुसलसल अवामी इज्तिमात का इनेकाद कर रहा है, लेकिन कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन के जलसों की वजह से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब 5वां और आखिरी यूटर्न जो अवामी मसाइल के हवाले से है। वज़ीर आज़म माजी में महंगाई में इजाफे का एतराफ़ करते रहे हैं, कभी वो माफियाज का जिक्र करते रहे हैं। खुद काबीना इजलास में महंगाई के इशारों में इजाफे पर भी बात होती है, लेकिन जो ही PDM का इजलास हुआ है
ऑपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान किया तो हुकूमत ने महंगाई की तमाम तर जिम्मेदारी ऑपोजिशन जमातों पर डाल दी है कि अगर महंगाई हो रही है तो इसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन जमातों की नजर में हुकूमत की तरजीह आवाम को रिलीफ देना नहीं बल्कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाना का बयानिया है। इसी सियासी इंतकाम के हवाले से साबिक डीजी FIA बशीर मेमन का इंटरव्यू भी ज़ेर बहस है। बशीर मेमन ने अपने इस्तीफे की वजूहात का बरमला इजहार करते हुए दावा किया है कि उन्हें ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाने के लिए दबाव था, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दिया। FIA को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने की यह खबर कोई पहली मरतबा सामने नहीं आई है, बल्कि 3 दिसंबर 2019 को सीनियर सहाफी उमर चीमा ने द न्यूज में एक खबर ब्रेक की थी, जिसमें उन्होंने बिल्कुल यही बातें की थी जो बशीर मेमन के हालिया इंटरव्यू में बयान की गई हैं। उमर चीमा के मुताबिक बशीर मेमन पर ऑपोजिशन रहनुमाओं बशमूल नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ केसेस बनाने के लिए दबाव था। उमर चीमा के मुताबिक हुकूमत उस वक्त नाराज हुई जब FIA ने सुप्रीम कोर्ट में बयान जमा कराया कि उन्हें नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। नवाज शरीफ के अलावा हुकूमत असगर खान केस के सिलसिले में मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ भी कार्रवाई की ख्वाहिशमंद थी। अगला हदफ शहबाज शरीफ थे। बशीर मेमन ने ठोस शवाहिद की मौजूदगी तक उनके खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। उनसे कहा गया कि वो शहबाज शरीफ के मातहत काम करने वाले ब्यूरोक्रेट से मुलाकातें करके शवाहिद जमा करें। एक मौके पर उन्हें इस मकसद के लिए लाहौर भी भेजा गया। जब FIA से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी में नाकामी हुई तो नैब को शामिल किया गया। शहबाज की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ताउन न करने पर FIA का मजाक उड़ाया गया, जबकि मुस्तैद कार्रवाई पर नैब की तारीफ की गई। साफी उमर चीमा के मुताबिक जिस वक्त शहबाज शरीफ जमानत पर रिहा थे और मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत के जज के स्कैंडल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक मरतबा फिर FIA पर दबाव बढ़ गया कि नून लीग के इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मरतबा पहला हदफ मरियम नवाज थी। बशीर मेमन ने दलील दी कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर मायूस सरकारी ओहदेदार ने मुतालबा किया कि मरियम नहीं तो परवेज रशीद को गिरफ्तार कर लो, लेकिन कानून में इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का अगला मुतालबा भी सामने आया, लेकिन सवाल किया कि क्या वजह होनी चाहिए। उनसे कहा कि एयर ब्लू में कुछ तलाश करो। अली जहांगीर सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी हुकूमत की ख्वाहिशात की फहरिस्त में थी। सवाल किया कि कैसे करें तो उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के साथ एयर ब्लू में उनकी पार्टनरशिप में कुछ तलाश करें या फिर देखें कि उन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से कोई काम किया हो। इसके बाद एक और हुक्मनामा सामने आता है, वजारत खारजा के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अली जहांगीर सिद्दीकी को बचाना चाहते हैं। सवाल किया कि ऐसा कैसे करें तो जवाब मिला कि उन पर अली जहांगीर से रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दें। ख्वाजा आसिफ भी हदफ थे और अब भी हैं। हुकूमत उन्हें उनके मुत्तहिदा अरब अमारात की इकामे की वजह से फंसाना चाहती थी कि वो वजीर खारजा की हैसियत से गैर ममालिक को कौमी राज बेचते थे। शवाहिद कहाँ से लाए, ये सवाल हुआ। सबसे बढ़कर तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लियर कर दिया है। ANF से कबल राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी भी FIA से कराने का फैसला हुआ था, लेकिन एजेंसी ने ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी के बायस इनकार कर दिया था। इस वाक़े की मालूमात रखने वाले एक जरिए ने बताया है कि कम से कम 4 मरतबा बशीर मेमन से कहा गया कि वो किसी भी इल्जाम में राना सनाउल्लाह को उठा लें। इंजीनियर अमीर मकाम भी हदफ थे। हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान को भी फहरिस्त में शामिल कर रखा था। कैसे गिरफ्तार करें? FIA से कहा गया कि उनकी एक कंपनी है, बेज़ाब्तगियां तलाश करें, टैक्स मामलात की छानबीन करें। खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ, राना मशहूद और ख्वाजा साद रफीक भी फहरिस्त में शामिल थे, लेकिन FIA ने ठोस शवाहिद के बगैर मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया। खुर्शीद शाह FIA के तावन ना करने पर नैब के हाथों गिरफ्तार हुए। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक शीर रहमान, रहमान मलिक, मुस्तफ़ा खोकर पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा थे जिन्हें FIA की गिरफ्तार करने को कहा गया था। साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान भी मुमकिन टारगेट की फहरिस्त में शामिल थे। एहसन इकबाल और मरियम नवाज भी इस फहरिस्त में शामिल थे। इन पर हुकूमत के खिलाफ ज्यादा बोलने का इल्जाम था। FIA से कहा गया कि ये लोग पाकिस्तान में बैठकर हम पर तनकीद कैसे कर सकते हैं। बशीर मेमन को एक अरब हुक्मरान का हवाला देते हुए कहा गया कि आप मेरे साथ अरब मुल्क चलें, वहां की इंतजामिया देखें, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल तक नहीं सकता। FIA के पास PIA की एक इंक्वायरी मौजूद थी जिसमें मौजूद MD की जानिब से एयरबस कंपनी से वाजिबात रिकवर किए जाने का मामला जेर बहस था। इस वक्त हुकूमत अपोजिशन की जानिब से शदीद दबाव में दिखाई दे रही है। इस दबाव का नतीजा है कि हुकूमती तर्जुमान मुसलसल मुतनाज़े बयानात दाग रहे हैं। मुतनाज़े बयानात देकर हुकूमत के मसाइल से उसमें कमी नहीं आ रही है बल्कि इजाफा किया जा रहा है और यही हुकूमती तर्जुमान हुकूमत के मसाइल में ऐड ऑन कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की
एक खासियत यह है कि वो हर फर्द पर एतबार कर लेते हैं। माजी में बरमला वजीर आजम पाकिस्तान जब बतौर ऑपोजिशन इंटरव्यूज देते थे तो ये एतराफ भी सामने आया और उन्होंने अपने एतराफ में क्या कहा था उसकी एक झलक आपको दिखाता है कि देखिए, मैं लोगों को तंग तो इतना नहीं हूं, लेकिन मुझे इससे नुकसान होता रहा है। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये आदत ठीक है और वो मुझे नुकसान, मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूं, मैं लोगों की बात मान जाता हूं। जब लोग मुझे कुछ कहते हैं तो मैं समझता हूं हाँ ठीक कह रहे हैं, यकीन कर लेते हैं। जब तक कि मुझे वो ये साबित नहीं करते कि वो बदनीयत है। तो ये है, इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा जब लोग कोई ईमानदारी से, कोई मुझे लगता है कि ईमानदारी से बात कर रहा है, मैं मान जाता हूं। यकीनन वजीर आजम पाकिस्तान को अपने इर्द गिर्द बैठे ऐसे अफराद से अपना दामन बचाना होगा और अपने इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद संजीदा दोस्तों के मशवरे पर चलना होगा ताकि मसाइल में मजीद इजाफे को रोका जा सके। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों है। एक तरफ महंगाई का प्रॉब्लम है, एक तरफ महंगाई की चक्की में आम आदमी पिस रहा है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है जिससे आम आदमी सफ़र हो रहा है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क में जहां सियासी तौर पर गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, वहीं आम आदमी के मसाइल में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्की और गैर मुल्की इदारे मुसलसल अवामी मुश्किलात का तज़किरा कर रहा है, लेकिन हुकूमत है कि टस से मस नहीं होती। यही नहीं बल्कि आलमी बैंक ने आइंदा 2 सालों में पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे की पेशगोई कर दी है। आलमी इदारे ने पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीडीपी की हकीकी नमू माली साल 2019 की 1.9% से कम होकर 2020 में 1.5% रहने का इम्कान है, जो कई दहाइयों के बाद बदतरीन कमी है, जो कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए इकदाम और फिर वायरस से कबल सख्त मॉनिटरी और मालियाती पॉलिसी की अक्कासी करता है। अब यही नहीं है बल्कि टिड्डी दल के हमले और फिर मानसून की जो बेइंतहा सख्तियां हैं, जो सैलाब की सी सूरत हाल है, वो भी इसमें मजीद शिद्दत में इजाफा कर सकती है। बारिशें फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ और अफरात ज़र के दबाव के साथ साथ बुनियादी तौर पर ज़राअत पर इन्हिसार करने वाले घरानों की जो मईशत है उन पर भी मनफी असरत पड़ सकता है। एक जानिब हुकूमत की जानिब से आवाम को माशी बेहतरी की खुशखबरी नहीं मिल रही है, वहीं मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी इंतहाई नागुफ्तबा है। बड़े शहरों से लेकर छोटे देहात तक, पुरहुजूम बाजारों से तारीख गलियों तक, कोई भी फर्द कहीं भी खुद को महफूज तसव्वुर नहीं करता है। कौम एक साने से निकलती नहीं है कि दूसरा दर्द और तकलीफ जो है वो आ घेरती है। 4 सद्दा में 2.5 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया है। कौम के ज़हन में सवाल उठ रहा है कि लाहौर जैसे बड़े और जदीद शहर में ज्यादती का मर्तकब फर्द कोई भी जो पकड़ा नहीं जाता है, यकीनन वो आवाम की नज़रों से ओझल रहता है, इदारों की नज़रों से ओझल रहता है। 4 सद्दा जैसे दूर दराज इलाके से मुजरिम कैसे पकड़े जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कौम सवाल उठा रही है कि मेरी रियासत, इस रियासत में शीरखार बचिया तक महफूज नहीं है तो दीगर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कैसे होगा। रियासत अपने शहरियों के जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है, मगर यहाँ तो शहरियों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, भरे बाजार में शहरियों को लूट लिया जाता है। क्या मेरे रियासत शहरियों का दुख समझ पाएंगे? ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात को कैसे रोका जा सकता है? हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों है? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानेंगे। इस वक्त मारूफ समाजी रहनुमा आलिया सारम बरनी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त के लिए। 4 सद्दा की नन्ही ज़ैनब के साथ क्या हुआ ये बताते हुए भी शर्म महसूस होती है, समझ नहीं आती है कि किन अल्फाज में क्या कहा जाए। इसको क्या कहिए, ये कोई रियासती नाकामी है, माशरती गिरावट है या फिर कुछ और है आलिया साहिबा? ये वो एक माइंडसेट है जिसको हमने सही वक्त पर एड्रेस नहीं किया और उसकी नाकामी पर हम यहाँ तक उसको देख रहे हैं। औरत को माशरे में एक शय समझा गया और बहुत अरसे से, सदियों से शय समझा जा रहा था उसको, जबकि औरत वो है जिसने खाने काबा को, जिसने मक्का मुकरमा को आबाद किया। औरत वो है जिसने इस्लाम में सबसे ज़्यादा अपना माल सबसे पहले दिया। औरत की हुर्मत, औरत की इज्जत हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं अपने माशरे का माइंडसेट देखती हूँ तो उसने मज़हब को और औरत को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। उसने औरत को एक शय बना दिया। जब बात होती थी किसी ऐसी औरत की जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो, जिसके पास अक्ल, शऊर, समझ हो, तो हम फिर भी सोचते थे कि पता नहीं मर्द कसूरवार है या कहीं ना कहीं औरत की भी कोई गलती होगी। जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, 4 सद्दा की वो 2.5 साल की बच्ची,
वो सिर्फ फूल है, वो सिर्फ मासूम है, वो बिल्कुल बेगुनाह है, और उसके साथ जो दरिंदगी की गई है उसमें मैं समझती हूँ सिर्फ वो माइंडसेट है जो समझता है कि औरत चाहे बच्ची हो चाहे बड़ी हो, वो सिर्फ इस दुनिया में आई है हमारी खुशी के लिए, या हम उसको किसी भी तरह इस्तेमाल करके हम उसे कचरे की तरह फेंक सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं कि औरत को हमेशा कमोडिटी के तौर पर लिया गया है, हमेशा एक शय समझा गया है, इस्लामी माशरा है। लेकिन जब कोई इस तरह का वाकया होता है तो आलिया साहब सजा के निज़ाम के हवाले से बात की जाती है कि जो सजा का मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, वो सख्त से सख्त होना चाहिए है। तो फिर आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि सजा के हवाले से क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ें उठती हैं, कानून साजी से मुताल्लिक भी बात होती है, और फिर उसको अमली जामा पहनाने में रुकावट क्या है? देखिए, सजा फांसी, बल्कि मैं तो समझती हूँ संसार, क्योंकि फांसी में तो एक दफा आप बस खत्म हो जाते हैं। ये वो सजा है जो संसार की सजा होनी चाहिए, तिल तिल मरना चाहिए इन लोगों को, और माशरे के जितने लोग हैं वो इनको कंकर फेंके, इनको पत्थर मारे। देखिए, जब इतनी सख्त सजा मिलेगी ना तो हमारी जो सोसाइटी है उसकी फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगी। ऐसे दरिंदों के बारे में बात कर करके सोच सोच के हम बच्चियों की माएँ तो परेशान हो गई हैं कि हम कैसे अपनी बच्चियों को इस माशरे में बाहर लेकर जाएंगे, ये कैसे वो निकलेंगी। इनको सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए, और ये जितनी सजाएं हैं ये कानून में मौजूद हैं, चाहे संसार है चाहे फांसी है, सजा मौजूद है। इशू ये है कि हमारे यहां हर वक्त ये देखा जाता है कि ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, बाहर से ये इमदाद बंद हो जाएगी, बाहर से वो चीज खत्म हो जाएगी। खुदारा अपने कौम की बच्चियों को बचाइए। इस वक्त ये कोई मामूली बात नहीं है, हम डिक्टेशन नहीं ले सकते किसी की। हमने हर हाल में अपनी इन सारी, इन्होंने तो मुस्तकबिल बनाना है, इनको हमने हर हाल में बचाना है। और सजाओं में भी आप देखें, एक पेज पे कहां सब खड़े हैं। कोई कहता है कि नहीं, जुल्म की सजा जुल्म नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप कभी उन बच्चों के, जिन बच्चियों के या बच्चों के माँ बाप से पूछिए तो सही, उनके दिल पर गुजरती क्या है जिनके बच्चों के साथ ये होता है। कैसे आप कह देते हैं कि नहीं, जुल्म के बदले में जुल्म नहीं। हमारा मजहब ये कहता है और हमारा कानून भी यही कहता है कि जितना बड़ा गुनाह होगा उतनी बड़ी सजा होगी। अच्छा, देखिए ना, जरूरी नहीं है कि ये फांसी संसार को सारी जिंदगी ये चलता रहेगा। हमारे माशरे में बहुत ज्यादा तबाही आ गई है। आलिया साहिबा, रियासत भी तो माँ जैसी होती है ना, हमने सुना है कि रियासत माँ जैसी होती है। तो जिस वक्त रियासत की बेटी के साथ ये कुछ हो रहा होता है या कोई बिन्ते हवा लुटती है तो रियासत कैसे देख रही होती है? फिर रियासत क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है? रियासत का क्या किरदार है इस पर? हमने सुना तो बहुत कुछ है। अल्लाह करता कि जो हम सुनते हैं हम उसको अमली तौर पर देखते भी। कहने में तो रियासत बिल्कुल माँ होती है, लेकिन अगर रियासत माँ होती तो माँ जिस अंदाज में तड़पती है, मैं समझती हूँ कि घंटों के हिसाब से ये मुजरिम पकड़े जाते और तख्तेदार तक पहुँचते। किसी की बेटी को हम यही समझते हैं कि ये उसके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। रियासत के लिए क्या मुश्किल है? आप देखिए, जब दहशतगर्दी हमारे यहाँ आम हो गई थी और दहशतगर्दी के खिलाफ जब मुहिम चली है तो सब पाकिस्तानियों ने भी मिलकर साथ दिया और दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। सारी दुनिया ने देखा कि जो हमें दहशतगर्द कहते थे, हमने दहशतगर्दों के खिलाफ काम किया और उन्हें अपनी धरती से साफ किया। इसी तरह मैं समझती हूँ हुकूमत के पास बहुत सारी ताकत होती है। वो अगर उस ताकत को इस्तेमाल में लाना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है कि मुजरिम बच सके। ये पुलिस कहां से आती है? ये पुलिस का सारा इंतजाम कहां से आता है? ये सियासी वाबस्तगियों से पुलिस में तकरीरियां क्यों होती हैं? ये पूरे थाने क्यों बिकते हैं? ये वडेरे और जागीरदारों के कहने पर ये सारे थाने क्यों चलते हैं? ये हुकूमत को क्या ये चीजें मालूम नहीं है? इस वक्त मीडिया ने, सोशल मीडिया ने एक बहुत अच्छा काम यह किया है कि हमारे मुल्क के बच्चे के पास अवेयरनेस बहुत है। गो कि मैं इस बात को जानती हूं और मानती हूं कि वक्त से पहले जो नॉलेज मिल जाती है वो अमूमन तकलीफ दे होती है, लेकिन हमारे यहां सबको मालूम है कि कहां पर क्या हो रहा है। तो फिर उसका सद्देबाब क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उसमें वो समझते हैं कि इसको देख लिया जाएगा, चोर होगा, आवाज उठेगी, निशान है, हमेशा से सवाल उठाया जाता है और उसके बाद खामोश हो जाता है, बयान करेगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। माओ से इनफरादी सतह पर आप क्या अपील करेंगी? क्या मैसेज है कि किस तरह वो अपने बच्चों के तहफ्फुज़ को मुमकिन बना सकती है? इंडिविजुअल लेवल के ऊपर माओ को क्या किरदार अदा करने की जरूरत है इस वक्त?
खुदारा उतने ही बच्चे पैदा कीजिए, मैं माओं को यही कह सकूंगी, क्योंकि मैं वो किताबी बातें नहीं कर सकती या वो लफाजी नहीं कर सकती जिसको मेरा दिल नहीं मानता कि मैं माओं से कहूं कि बच्चों को 60 गज का घर है, 80 गज का घर है, उसमें भी ज्वाइंट फैमिली है, कमरा भी मुमकिन नहीं है, उस कमरे में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, मियाँ बीवी बच्चे सब एक साथ रह रहे हैं। मैं माओं को ये मशवरा भी नहीं दे पाऊंगी कि आप अपने बच्चों को घर में कैद करें। जो प्ले ग्राउंड थे वो प्ले ग्राउंड कहाँ मौजूद है? नालों पर जो है वहाँ तामीरात हैं, प्ले ग्राउंड गायब कर दिए गए हैं। 40 गज का घर, 60 गज का घर, 80 गज का घर माएँ कैसे समेटेंगी? तो मुझे फिल फॉर जो चीज मेरे जहन में आ रही है वो मैं माओं से यही कहूंगी कि खुदारा अपनी औलाद को अव्वलीन तरजीह दें और उतनी ही औलादें इस दुनिया में लेकर आइए जितनी औलादों को आप समझती हैं कि आप समेट सकती हैं, आप संभाल सकती हैं। और अगर आप किसी भी वजह से, चाहे किसी घर में मासी के तौर पर काम करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बारूक समाजी रहनुमा आलिया सारब बरनी हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या आवाम सिविल नाफरमानी की जानिब बढ़ रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक जानिब मुल्क भर में शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई दे रहे हैं। लाहौर के बाद 4 सद्दा वाक़े ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो दूसरी जानिब महंगाई का तूफान आवाम को संभलने नहीं दे रहा है। मौसम सरमा आते ही गैस की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर दबाव बढ़ाया गया, जबकि आज नेपरा ने बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है और इस इजाफे के बाद आवाम पर रवा माह 10 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। अभी गुज़श्ता माही तो हुकूमत ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 62 पैसे इजाफा किया था। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब, आपके दौरे हुकूमत में आटा 35 से 80 रुपये किलो हुआ, चीनी 55 से 115 रुपये किलो तक जा पहुंची, घी 160 से 240 रुपये किलो तक पहुंच गया। 2 सालों के दौरान बिजली की कीमत में तकरीबन 7 मरतबा इजाफा किया गया। गैस की कीमतें बढ़ाई गई, अद्वियात की कीमतें 5 दफा बढ़ाई गई हैं और इन 2 सालों में अद्वियात की कीमतों में 600% तक इजाफा हुआ है। मेरे रियासत, अभी चंद साल कबल जब आप इस्लामाबाद में धरना दिए हुए थे, आप इसी महंगाई के खात्मे के लिए भरपूर अंदाज में आवाज उठा रहे थे। आवाम को बिजली के बिल अदा ना करने और सिविल नाफरमानी का मशवरा देते। जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे तो आवाम के लिए क्या मशवरा था, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। मेरे रियासत, आपने तो आवाम को मशवरा दिया था सिविल नाफरमानी का, आपने तो बिल जला दिए थे, मगर आज आप आवाम को क्या मशवरा देंगे? आज आवाम तो बिल नहीं जला रही, मगर आज आवाम के दिल जल रहे हैं। आज आवाम किसी निजात दहिंदा की तलाश में दिखाई देते हैं जो उन्हें उनके मसाइल से निजात दिला सके। अपोजिशन जमातें जब तक अवामी मसाइल की बात नहीं करती थी, उन्हें अवाम नजरअंदाज करती रही है, मगर अब जब अपोजिशन ने अवामी जद्दोजहद का अंदाज इख्तियार किया है तो आवाम को उम्मीद पैदा हो चली है, जिसका इजहार और बयानात में भी वाज़े तौर पर होता है। अपोजिशन अब क्या स्टेटमेंट्स दे रही है, जरा अपोजिशन की स्टेटमेंट्स भी देखते हैं। पूरी कौम बेदार होगी, सड़कों पे आएगी, जलसों में आएगी, मुजाहिरों में आएगी। मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है। हम इंशाअल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। मेरे रियासत, कभी पेट्रोल तो कभी बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम का जीना मुश्किल हो रहा है। मुल्क में पहले ही आटे, चीनी समेत बुनियादी ज़रूरियात की अशिया के हुसूल में आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि मजीद बोझ डालकर आवाम के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। मेरे रियासत, यकीन जाने, अगर रियासत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन के धरने, जलसे, लॉन्ग मार्च हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी तो यही आवाम अपोजिशन में अपना मसीहा तलाश करेंगे। क्या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर तस्करा करेंगे कि क्या कौम बनने के लिए हम फिर से एक सानहे का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान की तारीख में कुदरती आफत और सानहे के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन बहुत बड़ी कुदरती आफत जलजले की सूरत में नमूदार हुई थी और इसका शुमार पाकिस्तान के बदतरीन जलजलों में किया जाता है। इस दिन को कौमी सानहे का दिन करार दिया गया। 7.6 शिद्दत के इस जलजले में 85,000 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए। तकरीबन 1,38,000 जख्मी और 35 लाख अफराद बेघर हुए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक
19,000 बच्चे लुकमा अजल बने। 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला जहाँ एक बहुत बड़ी कुदरती आफत था, वहीं यह हर लिहाज से पूरी पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान भी ठहरा। गिलगित से कराची तक और खैबर से गवादर तक पाकिस्तानी अवाम ने हर तरह के इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुतासिरीन ज़ल्ज़ला की भरपूर जानी और माली मदद की। जदीद मशीनरी की अदम दस्तियाबी के बावजूद आहनी अज़म के बलबूते पर हमारे जवान जिंदगियां बचाने में पेश दिखाई दिए। अस्पतालों में खून देने वालों की कतारें लग गई। एक जज्बा था, एक लगन थी, जिसके पास जो सलाहियत थी उसने कौम के सामने रख दी। ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क से भी दर्दमंद पाकिस्तानी बखुशी अपनी कौम की मदद को चले आए। इंसानी जज्बों और अटूट रिश्तों की एक नई तारीख, एक लाजवाल तारीख रकम हुई। उदासी और गम की अंधेरी शाम के बाद एक नया सूरज तुलू हुआ, जिसने फिरका वारियत, लिसानी तासुब, इलाकाई तफरीक और सियासी गिरोहबंदियों से कौम को आज़ाद कर दिया। अहले पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से यह मनवा लिया कि आम हालात में यह कौम जिस कदर बिखरी हुई और अलग अलग रास्तों की मुसाफिर नजर आती है, मसाइब और आफात के वक्त तस्बीह के दानों की तरह जुड़ जाती है। 2005 में पाकिस्तानियों ने एक कौम होने का सबूत दिया, एक ऐसी कौम जो अहले वतन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक निछावर करने को तैयार हो जाती है। लेकिन यह कौम सिर्फ सानेहात के वक्त ही कौम दिखाई देती है। बदकिस्मती की बात है, क्योंकि इस वतन पर जब जब कोई कड़ा वक्त आता है तो तब तो अखुवत और इसार का ना पेश किया जाता है, जिसकी मिसाल तारीखी अक़वाम में नहीं मिलती है। लेकिन सवाल तो ये भी जन्म लेता है कि क्या हम दोबारा कौम बनने के लिए किसी सानहे का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम मुंतज़िर हैं, तक रहे हैं कि कोई साना आएगा और हमें तस्बीह के दानों की तरह जोड़ देगा? शायद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कौम अपने जोरे बाजू पर खंडरों में दोबारा शहर आबाद कर सकती है, वो कौम इस देश को भी रोशन और तरक्की याफ्ता बना सकती है। मगर क़यादत पर यकीन कामिल ही उनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार कर सकता है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।